में सभी 18 नौसैनिकों की मौत हो गई। ये सभी नौसैनिक INS सिंधुरक्षक में सवार थे। नेवी ने आधिकारिक बयान जारी करके माना है कि पनडुब्बी में सवार सभी नौसैनिक अब नहीं रहे। रक्षा मंत्री A.K. एंटनी ने पनडुब्बी हादसे में मारे गए नौसैनिकों के प्रति संवेदना जताई। Also about this tragedy. Okay. I spoke to the Naval Chief today morning. Lost to all of us. Latest tragedy in the recent time. I feel sad about that. I feel sad about also those Navy personnel who lost their lives in the service of the country. उधर मुंबई के कोलाबा नेवल डॉकयार्ड में आग लगने के बाद INS सिंधुरक्षक समंदर में डूब गया। INS सिंधुरक्षक में सोमवार की रात करीब 12 बजे आग लगी थी। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में हादसे के बाद पनडुब्बी के अवशेष तलाशने की कोशिश की जा रही है। एक साथ कई क्रेनें डॉकयार्ड में लगाई गई हैं, जो कि समंदर में डूबी पनडुब्बी के टुकड़ों की तलाश में जुटी हैं। नेवी ने पनडुब्बी हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही दोनों पनडुब्बियों में आग कैसे लगी, इसकी जांच का जिम्मा फायर ब्रिगेड को सौंपा गया है। नेवी और फायर ब्रिगेड विभाग मिलकर मामले की जांच करेगा। बताया जाता है कि पहले पनडुब्बी में जोरदार धमाका हुआ और फिर आग लग गई। हार्बर में खड़ी पनडुब्बी के अंदर से भी धमाके की आवाजें दूर तक सुनाई दी। धमाके के बाद आग लगी और फिर इसने दूसरी पनडुब्बी को भी अपनी चपेट में ले लिया। नेवल डॉकयार्ड में लगी आग इतनी भयंकर थी कि बुझाने के लिए नेवी की फायर ब्रिगेड के साथ साथ सिविल फायर ब्रिगेड को जुटना पड़ा। दमकल की 20 से 25 गाड़ियों ने 1.5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। INS सिंधुरक्षक रूस में बनी थी। ये पनडुब्बी 3 महीने पहले ही रूस से अपग्रेड होकर मुंबई लौटी थी। 2300 टन वजनी इस पनडुब्बी की लागत करीब 490 करोड़ रुपए थी। इस पनडुब्बी में 2010 में भी आग लगी थी और एक नाविक की मौत हो गई थी। मुंबई नेवल डॉकयार्ड में इससे पहले भी 2 बार आग लगी है। जनवरी 2011 में INS विंध्यगिरी में आग लगी थी। इसी साल नवंबर में यहां की एक इमारत में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी। लोकसभा और राज्यसभा ने एक सुर में पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। पाकिस्तानी संसद ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया था, जिसकी सांसदों ने कड़ी निंदा की। लोकसभा में स्पीकर मीरा कुमार ने कहा कि पाकिस्तान ने आधारहीन आरोप लगाए। हालांकि केंद्रीय मंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव पास करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पाक से बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। दरअसल मंगलवार को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में भारतीय सैनिकों को युद्धानुमति तक बताया गया था। साथ ही पाकिस्तान ने अपने प्रस्ताव में कश्मीर के संघर्ष का समर्थन भी किया था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सरहद पार कर भारत में घुसने की कोशिश करने वाले 2 घुसपैठियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है। आतंकवादी कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। यहां पर जवानों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई और जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू में 6ठे दिन भी कर्फ्यू जारी है। 2 गुटों में हुई हिंसा के बाद जम्मू कश्मीर के 10 में से 7 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया था। जम्मू के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू में थोड़ी राहत दी गई है। किश्तवाड़ हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को आदेश दिया है कि हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख और जख्मी लोगों को 2 लाख रुपए मुआवजे में दिए जाएं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जोरदार बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा फिर रोक दी गई है। बालटाल और पहलगाम बेस में सैकड़ों अमरनाथ यात्रियों को रोक दिया गया है। 28 जून से शुरू हुई यात्रा 21 अगस्त को खत्म होने वाली है। एम्स के सुपर स्पेशलिटी टीचर्स के लिए आरक्षण खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोकसभा में खूब हंगामा हुआ। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने इस मामले में केंद्र को दखल देने की मांग की। सरकार को बहुत ही संजीदगी से तत्काल संजीदगी से काम लें, गंभीरता से काम लें कि इस मामले को हल करें। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा में बवाल बढ़ने पर कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी और जरूरत पड़ने पर संवैधानिक संशोधन भी किया जाएगा। हम समझते हैं ऑडिटर हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को रद्द करना चाहिए और मैं सोमवार को याचिका डाल के उनके रिव्यू मांगूंगा और रद्द करने की मांग करूंगा।
मंगलवार को राज्यसभा सांसदों के लिए की गई अपनी टिप्पणी पर सभापति हामिद अंसारी ने सफाई दी है। उन्होंने सदन को फेडरेशन ऑफ एनार्किस्ट करार दिया था। सभापति ने कहा कि इस बाबत वो सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे। एक दिन के दौरे पर अमेठी पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को महंगाई से परेशान लोगों का विरोध झेलना पड़ा। नाराज लोगों ने राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया। लोगों के गुस्से को देखते हुए राहुल ने अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों को महंगाई कम होने का भरोसा दिलाया। तब जाकर लोगों ने राहुल के काफिले को आगे बढ़ने दिया। प्याज की आसमान छूती कीमतों का मामला लोकसभा में उठा। सीपीएम के एक सांसद ने शून्यकाल में ये सवाल उठाया और सरकार से प्याज की बड़ी कीमत को कंट्रोल करने के लिए कदम उठाने की मांग की। दिल्ली में बीजेपी ने प्याज के बड़े दामों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के आवास तक पर विरोध मार्च निकाला। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में प्याज 80 रुपए किलो तक बिक रहा है। सबसे बड़ी प्याज मंडी नासिक में कई क्विंटल प्याज बारिश की भेंट चढ़ गया है, जिसके चलते सप्लाई प्रभावित हुई है और कीमतें आसमान छू गई। नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री को चैलेंज किया है। भुज में मोदी ने कहा कि कल देश 2 भाषण सुनेगा, एक वो जो प्रधानमंत्री लाल किले से देंगे, दूसरा वो जो खुद मोदी भुज के लालन मैदान से देंगे। यानी कि साफ साफ मोदी अपनी तुलना प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि कल जब पीएम लाल किले से केंद्र सरकार की कोरी उपलब्धियां गिनाएंगे तो भुज के लालन कॉलेज से वो अपने ठोस काम का हिसाब देंगे। ब्रिटेन से बुलावा आने पर गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी बेहद गदगद हैं। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि मैं ब्रिटेन के सांसदों का शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने बातचीत के लिए मुझे बुलाया। दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन के दोनों मुख्य राजनीतिक दलों लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी के इंडिया ग्रुप ने लंदन आने का न्योता दिया। गुजरात दंगों के बाद से ही ब्रिटेन ने मोदी से दूरी बना ली थी। नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन से बुलावे पर बीजेपी बेहद गदगद है। पार्टी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि दुनिया मोदी का लोहा मान रही है। मोदी को ब्रिटेन बुलावे पर जेडीयू ने निशाना साधा है। जेडीयू नेता अली अनवर ने कहा कि लॉबिंग करके मोदी ने न्योता पाया है। नरेंद्र मोदी की तारीफ करने वाले आरजेडी नेता नवल किशोर यादव को पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। विधान पार्षद नवल किशोर ने कहा था कि मोदी में प्रधानमंत्री बनने की पूरी क्षमता है। दरअसल आरजेडी नेता नवल किशोर यादव ने कहा था कि अगर मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है। बीजेपी की सख्ती के बावजूद बिहार में उसके विधायकों का नीतीश प्रेम कम ही नहीं हो रहा है। इसकी ताजा मिसाल बने हैं विधायक राणा गंगेश्वर। पटना के एसकेएम हॉल में गंगेश्वर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जिस अंदाज में मिले उसे सियासी गलियारों में सवाल उठ खड़े हुए। इंडिया न्यूज से बातचीत में बीजेपी विधायक राणा गंगेश्वर ने मोदी के लिए नीतीश को छोड़ने के पार्टी के फैसले पर सवाल भी खड़े किए। विधायक राणा गंगेश्वर नीतीश प्रेम में बीजेपी से इस्तीफा तक देने को तैयार है। बीजेपी विधायक राणा गंगेश्वर का कहना है कि वो बिना बुलाए ही जेडीयू के साथ हैं। अगर उन्हें बुलावा मिला तो वो बेहिचक नीतीश कुमार का हाथ थाम लेंगे। बीजेपी ने केंद्र को घेरने के लिए नया तरीका खोजा है। पार्टी के एक वेबसाइट लॉन्च करवाई है जिस पर लोग महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी बात रख सकेंगे। पार्टी इसे सरकार के खिलाफ चार्जशीट के रूप में इस्तेमाल करेगी। दिल्ली में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने यूपीए के विज्ञापन अभियान भारत निर्माण का दूसरा भाग लॉन्च किया। इसमें यूपीए सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का बखान किया गया। एमपी के लोकायुक्त पीपी नावलेकर ने शिवराज सरकार पर 10 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच में सहयोग न करने के आरोप लगाए हैं। इस बाबत उन्होंने शिवराज सरकार को चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला, जिसके चलते लोकायुक्त चार्जशीट दाखिल नहीं कर पा रहे। मध्य प्रदेश कैबिनेट का आज विस्तार होना है। खबर है कि पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता विजय शाह को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। साथ ही कुछ मंत्रियों को प्रमोशन भी मिल सकता है। आम आदमी पार्टी से टूटकर बनी भारतीय आम आदमी परिवार यानी कि बाप पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। बाप पार्टी के अध्यक्ष योगेश कुमार ने आरोप लगाया है कि अन्ना आंदोलन का पैसा केजरीवाल ने अपनी पार्टी में लगा दिया।
दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाप पार्टी के नेताओं ने कहा है कि केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि आलीशान आम आदमी पार्टी है। इन नेताओं ने यह भी कहा है कि आप पार्टी को फंड कहां से मिल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। आम चुनाव करीब आते हुए देख वीएचपी ने राम मंदिर का राग अलापना शुरू कर दिया है। वीएचपी ने मानसून सत्र में सरकार से राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने की मांग की है। वीएचपी ने 18 अक्टूबर को अयोध्या में राम मंदिर के लिए संकल्प कार्यक्रम भी रखा। पटियाला में अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के गुमशुदगी के पोस्टर लगाए हैं। अकाली दल ने कहा है कि कैप्टन काफी समय से देखे नहीं गए। वहीं कांग्रेस पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। सुप्रीम कोर्ट से गुजरात सरकार को झटका लगा है। दंगे के बाद हुए एक एनकाउंटर की जांच के लिए बने जस्टिस बेदी कमीशन को राज्य से बाहर के अधिकारियों को टीम में रखने की छूट सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। हालांकि गुजरात सरकार इसका जमकर विरोध कर रही थी। जुवेनाइल की व्याख्या को लेकर दाखिल सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। स्वामी की अर्जी पर सुनवाई होगी या नहीं, इस पर कोर्ट को फैसला देना है। स्वामी की मांग थी कि किशोरों को उम्र की जगह अपराध के हिसाब से सजा होनी चाहिए। कुंडा के सीईओ जियाउल हक मर्डर केस में उनकी पत्नी परवीन आजाद ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। इस मामले में सीबीआई पूर्व मंत्री और आरोपी राजा भैया को क्लीन चिट दे चुकी है। परवीन आजाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई को 1 हफ्ते में केस से जुड़े दस्तावेज परवीन आजाद को सौंपने के निर्देश दिए हैं। सेक्स स्कैंडल के आरोपों से घिरे एमपी के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी जेल से रिहा हो गए हैं। कोर्ट ने 2 दिन पहले उनको जमानत मंजूर कर दी थी। रिहा होने के बाद राघव जी ने पूरे मामले को अपने खिलाफ साजिश बताया। राडियो टेप मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 21 अगस्त तक चल रही है। 2G केस में नेताओं और उद्योगपतियों से बातचीत को लेकर कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया चर्चा में आई थी। वहीं अदालत ने इस बाबत सीबीआई की रिपोर्ट लीक होने पर नाराजगी भी जताई। कांग्रेस विधायक के हिस्ट्री शीटर पिता का केस खोलने के चलते ट्रांसफर किए गए आईपीएस पंकज चौधरी ने बड़ा खुलासा किया है। जैसलमेर के एसपी रहे पंकज ने आरोप लगाया है कि डीजीपी हरीश मीणा ने उनसे गाजी फकीर की फाइल फिर से न खोलने की धमकी दी थी। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आज शाम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल का यह दूसरा स्वतंत्रता दिवस है। 15 अगस्त को लाल किले की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के 6 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं। एसपीजी एनएसजी कमांडोज को भी जिम्मा सौंपा गया है। लाल किले के आसपास दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल के 7,000 जवान तैनात रहेंगे। आतंकी हमले की आशंका को लेकर लाल किले की सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। लाल किले के पास की बिल्डिंग में शार्प शूटर तैनात किए जाएंगे, तो वहीं पीसीआर की 300 गाड़ियां लाल किले के आसपास गश्त करेंगी। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए 11,625 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बॉर्डर एरिया से लेकर बाजारों तक में सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम चल रहा है। एक तरफ दिल्ली पुलिस मुस्तैदी की बात कर रही है, वहीं रात में कई जगहों पर पुलिस वाले सोते नजर आए। इंडिया न्यूज के कैमरे में सोते जवान कैद भी हुए। हालांकि कैमरा देखकर वो आनन फानन में चेकिंग में जुट गए। आगरा में हाई अलर्ट घोषित होने के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती जा रही है। ताजमहल का दीदार करने वाले सैलानियों की सुरक्षा के लिए दिन में तो सुरक्षा चाक चौबंद रहती है, लेकिन रात में होने वाली सुरक्षा में चूक घातक हो सकती है। खतरे को देखते हुए मुंबई में अलर्ट जारी किया गया है। मरीन ड्राइव, कफ परेड, डीबी मार्ग, कुलाबा और आजाद मैदान इलाके में 15 अगस्त को सुबह 5 बजे से दोपहर 12 तक धारा 144 लगाने के निर्देश दिए गए हैं। असम के 9 जिलों में 15 अगस्त पर उल्फा उग्रवादियों के हमले की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। गुवाहाटी के परेड ग्राउंड के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। देश में आजादी की सालगिरह का जश्न मनना शुरू हो गया है। जबलपुर में तैराकों ने नर्मदा नदी में 8 किलोमीटर तैरकर अखंड भारत संकल्प यात्रा निकाली। फरीदाबाद में एक मासूम पर गलत नीयत रखने वाले शख्स की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। लड़की की मां ने आरोपी की पहले ही चप्पलों से पिटाई की, फिर उसे लात घूंसों से मारा। बाद में मौके पर पटना स्थित तारामंडल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की खबर पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी।
मेरठ के इंचौली इलाके में एक फ्लोर मिल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने में एक दमकल कर्मी झुलस भी गया। करनाल में रैगिंग के चलते 11वीं की एक छात्रा ने गुरुकुल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। लड़की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। लड़की के घर वालों का आरोप है कि रैगिंग की शिकायत के बाद भी गुरुकुल प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इंदौर में एक नाबालिग छात्रा के साथ हॉस्टल वार्डन की बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोप यह है कि वार्डन ने 8वीं में पढ़ने वाली 13 साल की छात्रा को मारा पीटा और उससे जबरन बर्तन और बाथरूम साफ करवाया। छात्रा से बदसलूकी का मामला बेटमा इलाके के कस्तूरबा गांधी सरकारी हॉस्टल का है। मामले की शिकायत लेकर परिजन जब बेटमा थाने पहुंचे तो वहां से उन्हें भगा दिया गया। बाद में जब मामला तूल पकड़ने लगा तो पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के शामली में 2 पुलिस वालों पर घर के अंदर घुसकर लूट और एक महिला से गैंगरेप का आरोप लगा है। इससे गुस्साए गांव वालों ने थाने में हंगामा भी किया। फिलहाल आरोपी पुलिस वाले फरार। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर में 55 साल की एक महिला की लाश मिली है। वर्षा नाम की यह महिला नर्स थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी। हरियाणा के पानीपत में एक शख्स का शव रेत की खान में मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक 8 अगस्त से लापता था। घर वालों ने हत्या की आशंका भी जताई थी। जबलपुर में फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस देखने को लेकर हुई मारपीट में एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। सिनेमा हॉल में बैठने को लेकर 2 लड़कों से झगड़ा हुआ और फिर चाकूबाजी में एक की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। राजस्थान के पुष्कर में होल्टर घाट की करोड़ों की संपत्ति को बेचने का मामला सामने आया है। ये संपत्ति इंदौर राजघराने के अहिल्याबाई होल्कर ट्रस्ट की है। राज्य सरकार ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। मेरठ में इन दिनों महिलाओं के गिरोह ने आतंक मचा करके रखा है। इस गिरोह में 5 महिलाएं हैं जो ज्वेलरी शॉप में खरीदारी के बहाने आती हैं और सोने चांदी पर हाथ साफ करके गायब हो जाती हैं। पुलिस इस गिरोह की तलाश में लगी है। आगरा के यमुना पर बने रेलवे पुल पर लड़के खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। जान जोखिम पर डालकर ये उफनती हुई यमुना में छलांग लगा रहे हैं। यमुना के ऊपर 11,000 पावर की हाई टेंशन लाइन भी है। उत्तरकाशी के कोटी गांव में बादल फटने से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद होने के बाद अब लोग लैंडस्लाइड का कहर झेल रहे हैं। कई लोगों के घर इसकी चपेट में आ गए हैं। दहशत में जी रहे गांव वाले विस्थापन की मांग कर रहे हैं। बिजनौर में गंगा के कहर ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया है। कई लोगों के घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं और कई लोगों के घरों में पानी घुस आया है जिससे लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। असम के जोरहाट जिले के तीताबार इलाके बाढ़ के चलते लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। यहां के 14 गांव बाढ़ से घिर गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मांग पर गुजरात सरकार ने इटावा में दुर्लभ प्रजाति के 2 शेर भेज दिए हैं। सत्ता संभालने के बाद अखिलेश ने इटावा में लॉयन सफारी एंड एशियाटिक लॉयन ब्रीडिंग सेंटर बनाने की ऐलान की। इससे पहले शिवराज सरकार ने भी मोदी सरकार से शेर मांगने के लिए गुजारिश की थी, लेकिन गुजरात सरकार ने शेर देने से मना कर दिया था। डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पुनिया ने रंजन सोढी को खेल रत्न अवार्ड देने के फैसले का विरोध किया है। कृष्णा पुनिया ने आरोप लगाया है कि पूर्व शूटर अंजलि भागवत की दखलंदाजी के बाद रंजन सोढी के नाम को आखिरी वक्त में आगे बढ़ा दिया गया।